इसके पहले कि डिस्कशन और आगे बढ़े, आप लोगों के लिए छोटी सी सूचना है। जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज का हमारा पीडीएफ पेड ग्रुप चल रहा है, उसकी फ़ीस जो है होली तक के लिए सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये की गई है, जो कि फ़िलहाल 500 रुपये थी। ठीक है। और साथ ही साथ इसमें जो है हम 50 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज़ को या इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9044883929 पर हाय या हेलो लिख करके आगे की सारी जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये यूपी पीसीएस के टेस्ट नंबर 6 का डिस्कशन चल रहा है, जहाँ पर अब तक हमने 109 प्रश्नों को कवर कर लिया है। आज के लेक्चर की शुरुआत हम क्वेश्चन नंबर 110 से करेंगे। तो शुरुआत करें उसके पहले कुछ चीज़ें हैं। देखिए, स्क्रीन पर क्या लगा है क्या नहीं लगा है, इस चीज़ को लेकर के आप जो लेक्चर की शुरुआत करते हैं उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि इस कारण से आपके कई टेस्ट जो है वह मिस हो जाते हैं। ठीक है। जैसे अभी पिछला जो हमारा डिस्कशन था उसको आप लोगों ने मिस कर दिया, नहीं देखा, क्योंकि उसमें स्क्रीन के ऊपर जो है ध्येय आईएएस, दृष्टि आईएएस आदि किसी भी चीज़ों का लेकर के टैग नहीं लगाया गया था। तो इस टैग वाले चक्कर को छोड़ दीजिए, अंदर आपको वही मटेरियल मिलता है जो मटेरियल लगातार मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ठीक है। बाकी रही बात है टेस्ट सीरीज के पेड ग्रुप की, तो देखिए कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको जो है पेड ग्रुप के कुछ केवल और केवल कुछ चुनिंदा टॉपिक्स या चुनिंदा चीज़ें ही चाहिए। तो भैया मेरे, ऐसा होना संभव नहीं है। देखिए, आपके लिए अलग से कुछ किया जाए, इसके लिए अब समय जो है ना वह नहीं है। अगर मैं आपके लिए कुछ अलग से करूँगा तो दूसरों का नुकसान होगा। ठीक है। तो जाहिर सी बात है आप भी सबके साथ ही चलिए तो ज़्यादा बेटर होगा। देखिए, थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा समझौता करना पड़ता है। कुछ आप करिए, कुछ मैं कर रहा हूँ। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। विचार करिएगा आप लोग इस बारे में। ठीक है। बहुत ही सामान्य सी बात है, मात्र 300 रुपये ही आपसे लिया जा रहा है। अदर जगहों पर आप देखेंगे तो कहीं पर 1999 रुपये, कहीं 2999, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन चूँकि मुझे पीडीएफ बनानी ही रहती है, तो इस वजह से ये चार्ज आप लोगों के लिए है। फ़िलहाल अभी के लिए यह चार्ज है। ठीक है। कोशिश करूँगा मैं कि होली के बाद भी आप लोगों के लिए यही चीज़ रहे या यही सुविधा बनी रहे, तो वैसा मेरा प्रयास रहेगा। मैं उसके लिए जो है कमिटमेंट नहीं दे रहा हूँ फ़िलहाल अभी कोई। लेकिन जो अलग अलग से है ना चीज़ों को अलग से, सर मुझे अलग से ये दे दीजिए, मुझे अलग से ये दे दीजिए, ऐसा कर पाना मेरे लिए संभव नहीं हो पाता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए और चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, और कम से कम चैट में या कम से कम बातों में जो है सारी चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, आप लोग जो है बौद्धिक वर्ग में आते हैं, ऐसे ही इधर उधर नहीं। ठीक है। आप लोग अच्छे से सारी चीज़ों को समझते हैं, लेकिन बस यही है ना कि मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो भैया एक्सेप्ट कर लो थोड़ा सा। ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट करना सीखो। ठीक है। चलो फिलहाल बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही साथ अन्य मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा आप लोग। ठीक है। थोड़ा और लोगों को जोड़िए, और लोग रहेंगे तो कुछ और मज़ा भी आता रहेगा। ठीक है। थोड़ा सा मेरा भी सहयोग करते चलिए ना आप लोग। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की, जहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। कथन है ए, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण अरबों ने किया। कारण आर बताया जा रहा है कि महमूद गजनवी भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। कूट है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही परंतु आर गलत है। डी, ए गलत परंतु आर सही है। देखिए, थोड़ा जल्दी चलने का प्रयास होगा। ठीक है। जल्द से जल्द इस टेस्ट सीरीज को ख़त्म करके हम लोग को आगे बढ़ना है। तो फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। देखिए, महमूद गजनवी ने कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया, और ये हर बार जो है भारत को लूट करके वापस चला गया, न कि इसने कभी भी भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना की इच्छा या फिर प्रयास नहीं किए। ठीक है। यह सिर्फ लूटपाट करने आता था, लूटता उठता था और चल देता था। वहीं भारत पर जो पहला मुस्लिम आक्रमण था वह अरबों के द्वारा ही किया गया था, और यह हुआ था 636 ईस्वी में। हालांकि यह असफल प्रयास सिद्ध हुआ। आगे चल कर के भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किया गया था 712 ईस्वी में, और जिस व्यक्ति के द्वारा यह आक्रमण किया गया था 712 ईस्वी में, फिर से लिख दे रहा हूँ, वह था मुहम्मद कासिम। ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। पूछा जा रहा है कि द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी। ए, गंग, बी, काकतीय, सी, होयसल या फिर डी, कदम्ब। बताइए, अभी अभी आपको प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज के प्रश्न करवाए गए हैं, तो जल्दी से इसका आंसर टिक कर दीजिए। देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है
ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। आप सबको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है, तो कुछ डिस्कशन करने के लिए इसमें है नहीं। फिलहाल नेक्स्ट, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? ए अकबर ने, बी जहांगीर ने, सी शाहजहां ने, या फिर डी औरंगजेब ने। चलिए देखिए, लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, किसने करवाया था? औरंगजेब ने। नेक्स्ट, मध्यकाल में भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित यात्रियों में से कौन सा एक ईरान से संबंधित है? देखिए, इस सब ना एक्सप्लेन करने वाली कुछ चीज़ें हैं नहीं, इस वजह से एक्सप्लेन किया नहीं जा पा रहा है। ठीक है, ऐसा मत सोचिए कि एक्सप्लेन करवाना ही बंद कर दिया गया जल्दबाजी के चक्कर में। जब एक्सप्लेन करने की बात आएगी तो वहाँ पर एक्सप्लेन भी किया जाएगा। फिलहाल इसका सही आंसर दीजिए। ऑप्शन है आपके पास ए इब्न बतूता, बी नुनीज, सी मार्को पोलो, या फिर डी अब्दुर रज्जाक। बताइए कौन जो है वह ईरान से संबंधित था। देखिए, अब्दुर रज्जाक जो है वह ईरान का राजदूत था, जो कि मध्यकाल में भारत में आया था, और यह आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। किसके? तो देवराय द्वितीय, विजयनगर का जो शासक था देवराय द्वितीय, उसके शासनकाल में आया था। ठीक है, देवराय द्वितीय का जो शासनकाल है वह 1422 से लेकर के 1446 तक का था। ठीक है, तो इसी के शासनकाल में ईरानी राजदूत अब्दुर रज्जाक भारत आया था और इसने विजयनगर की यात्रा भी की थी। इब्न बतूता आप लोग जानते ही है कि यह एक मोरक्को का यात्री था या मोरक्कन यात्री था। वहीं नूनीज जो है यह कहाँ का था? बताइए। नूनीज पुर्तगाल का था। और जो मार्को पोलो था वह कहाँ का यात्री था? तो मार्को पोलो था इटली का। ध्यान दीजिएगा, इब्न बतूता के बारे में कभी कभी मोरक्को की जगह अफ्रीका आपको लिखा हुआ मिल जाएगा प्रश्नों में। तो मोरक्को की ज़रा लोकेशन एक बार अपने मैप में देखिए तो कहाँ पर है? तो मोरक्को आपको अफ्रीका में मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें जो है वह सही हैं। फिलहाल नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जहाँ पूछा जा रहा है कि गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था में अप्रहत शब्द प्रयुक्त होता था। ए बिना जोती हुई जंगली भूमि के लिए, बी दरबारी विद्वानों को प्रदत्त भूमि के लिए, सी तांबे के बर्तन के लिए, या फिर स्वर्ण आभूषण के लिए। चलिए देखिए, स्वर्ण आभूषण के लिए दीनार शब्द का प्रयोग होता था। अभी इसी टेस्ट सीरीज में हमने बात की थी। ठीक है, कब? गुप्त काल में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, गुप्त काल में दीनार को स्वर्ण कहा जाता था, करसापड़ को, चांदी के सिक्के को करसापड़ कहा जाता था, रूपक किसको कहा जाता था, यह आपके लिए प्रश्न है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, अप्रहत जो है ना वह बिना जोती हुई जंगली भूमि को कहा जाता था। ठीक है, जंगली भूमि यहाँ पर न भी होगा तो भी चलेगा काम। बिना जोती हुई भूमि के लिए गुप्त काल की जो राजस्व व्यवस्था थी उसमें जो है अप्रहत शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ऐसी भूमि जिस पर खेती न की गई हो या फिर जिसे जोता न गया हो उसको अप्रहत कहा जाता था गुप्त काल में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुप्त क्रांतिकारी समिति थी? ए अभिनव भारत, बी अनुशीलन समिति, सी युगांतर, या डी उपरोक्त सभी। चलिए इसके बारे में भी काफ़ी बात हुई हमारी। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। इसी टेस्ट सीरीज में हमने बात की थी, मेरे ख्याल से शायद जस्ट इसके पहले वाली ही टॉपिक में हमने इन सब के बारे में बात की थी। कब इनका गठन हुआ था, किसने इनका गठन किया था, इन सब के बारे में वहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? पहला, कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा द्वितीय विश्व युद्ध से अपने को अलग रखने के लिए इसका आरंभ किया। दूसरा, इसकी शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को हुई तथा इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। कूट है आपके पास ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक तथा दो दोनों, और डी न तो एक और न ही दो। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दो के दोनों ही कथन सही हैं, सी ऑप्शन यहाँ से चला गया। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कांग्रेस के द्वारा अगस्त प्रस्ताव का विरोध किया गया था। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव में क्या था? भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, एक युद्ध परिषद का गठन किया जाएगा और आदि विभिन्न चीज़ें इसमें थी। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत भारत में संविधान सभा का भी प्रस्ताव रखा गया था इस अगस्त प्रस्ताव के द्वारा, लेकिन कांग्रेस ने इसका विरोध किया था और मुस्लिम लीग ने भी इस अगस्त प्रस्ताव का विरोध किया था। ठीक है, रखा किसके द्वारा गया था? तो वेवेल के द्वारा। हमने देखिए अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प
और अगस्त घोषणा, इन सब के बारे में बात की है। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प और अगस्त घोषणा, इन तीनों के बारे में और इन तीनों से संबंधित व्यक्तियों के बारे में बात की है। ठीक है, फिलहाल इस प्रश्न के बारे में बात करते हैं, जहां पूछा जा रहा था कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसके संदर्भ में दोनों ही कथन सही हैं। इसकी शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई थी व्यक्तिगत सत्याग्रह की, और इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था। ए आनंद, बी वसुमित्र, सी गोसल या फिर डी सुबुद्ध। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। बुद्ध ने अंतिम रूप से सुबुद्ध को रूपांतरित किया था और वहीं पर उनकी बाद में मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ राजवंश हैं और दूसरी तरफ उन राजवंशों से संबंधित सिक्के हैं। ठीक है, ए कुषाण स्वर्ण एवं ताम्र, बी गुप्त स्वर्ण एवं रजत, सी सातवाहन स्वर्ण या फिर डी कलचूरी स्वर्ण रजत एवं ताम्र। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पूछा जा रहा है कि इन शासकों या इन राजवंशों ने क्या इन सिक्कों को चलाया था या फिर नहीं चलाया था। तो फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सातवाहन शासकों ने स्वर्ण के अलावा सभी प्रकार के सिक्के चलाए। इन्होंने पुटीन के भी सिक्के चलाए थे। ठीक है, शीशे के भी सिक्के चलाए थे। बाकी चांदी और तांबे के सिक्के तो सातवाहनों ने चलवाए थे, लेकिन इन्होंने स्वर्ण के सिक्के नहीं जारी किए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। वहीं बाकी अन्य सभी सही सुमेलित है। कुषाणों के द्वारा जो है स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के चलाए गए। गुप्त शासकों ने सोने और रजत के सिक्के चलाए। कलचूरी शासकों ने सोने, रजत और तांबे तीनों प्रकार के सिक्कों को चलाया था। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। ए अजीमुल्लाह, बी ब्रिजिश कद्र, सी बख्त खां या फिर डी हसन खान। चलिए देखिए, 1857 के विरोध के दौरान बहादुर जफर के द्वारा जो है बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया गया था। ठीक है, वास्तव में 1857 के विद्रोह में दिल्ली में जो है जो सत्ता थी उसका वास्तविक उपयोग बख्त खान के द्वारा ही किया जा रहा था, जबकि सैद्धांतिक रूप से उस सत्ता पर बहादुर शाह जी को बिठाया गया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डीप कंसर्न या फिर डीप डिस्कशन वाली बात होगी। इसे हम लोग मेंस के डिस्कशन में अच्छे से समझ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर इसे ही जानिए कि बहादुर शाह द्वारा जो है साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया गया बख्त खान को। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। ए झांसी, बी चित्तौड़, सी जगदीशपुर या फिर डी लखनऊ। चलिए देखिए, झांसी में आपको पता है झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई ने इसका नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। जगदीशपुर में जो है कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। तो वहीं लखनऊ में बेगम हजरत महल जी के द्वारा जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। कभी हमने और आपने चित्तौड़ में किसने इसका नेतृत्व किया इस बारे में नहीं पढ़ा। तो इसका जाहिर सी बात है जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं, जहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पहला भारतीय प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था। दूसरा एक संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था। तीसरा केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन है वह सत्य है। ऑप्शन है ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3 या फिर डी 1, 2, 3 यानी कि उपरोक्त सभी। चल फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर, अब पेन तो वहाँ तक जाएगी नहीं, डी। मैं मूर्खों की तरह जो है इसे अपडेट कर लिया हूँ। ठीक है, तो इस यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में सारी चीज़ें दी हुई हैं यह सभी की सभी सही हैं। इसमें जो है जो 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया था ना, और उसे हटा दिया गया था और प्रांतों को अब स्वशासन प्रदान कर दिया गया और केंद्र में जो है वह द्वैत शासन की व्यवस्था कर दी गई थी। ठीक है, बाकी 1935 के अधिनियम में एक फेडरल कोर्ट की व्यवस्था की गई थी और साथ ही साथ देसी और अंग्रेजी राज्यों, कमिश्नरी स्टेट, देसी राज्यों और ब्रिटिश राज्यों को मिला करके एक अखिल भारतीय संघ को बनाने का भी
प्रावधान किया गया था। हालांकि यह संघ कभी अस्तित्व में आया ही नहीं और यही कारण है कि यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कभी लागू हो ही नहीं पाया। ठीक है, कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि वर्ष 1937 के चुनाव किस अधिनियम के द्वारा हुए थे। तो ठीक है, तो वर्ष 1937 के चुनाव जो है यह 1919 के अधिनियम के माध्यम से ही हुए थे, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। पहला, गिरनी कामगार सभा। दूसरा, सुरमा घाटी का किसान आंदोलन। तीसरा, तूतीकोरन की हड़तालें। और चौथा, गुरुवायूर मंदिर में प्रवेश हेतु जत्था। चलिए, इस आपको इनका सही कालक्रम लगाना है। ऑप्शन है ए 3 4 2 1, बी 3 1 4 2, सी 3 2 4 1 और डी 4 1 3 2। चलिए देखिए, इसका जो सही आंसर है वह तो है ऑप्शन नंबर बी। मैंने काफ़ी खोजा इन सब के बारे में, लेकिन ये तूतीकोरन की हड़ताल और दूसरा सुरमा घाटी का किसान आंदोलन मुझे नहीं मिला है। तो यदि आप लोगों को इसके बारे में कुछ पता हो या आप लोगों को मिला हो तो प्लीज़ और कृपया हम सब की मदद करें और कमेंट बॉक्स में इन दोनों के बारे में हमें बताएं। ठीक है, देखिए गिरनी कामगार सभा जो है मुंबई में एक हड़ताल हुई थी कपड़ा मिलों में, उससे संबंधित है और यह हड़ताल हुई थी वर्ष 1929 में। और उसके बाद जो है यह जो गुरुवायूर मंदिर प्रवेश हेतु जो जत्था निर्माण किया गया था, जो जत्थे में उन्होंने प्रवेश किया था। देखिए सबसे पहले जानिए इस गुरुवायूर मंदिर के बारे में। तो गुरुवायूर जो मंदिर है यह केरल में है। ठीक है, यहाँ पर जो है अछूतों को प्रवेश नहीं दिया जाता था, तो उनके द्वारा जो है एक ग्रुप या एक समूह बनाया गया जिसने इस मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास किया गया। इसी को कहा गया गुरुवायूर मंदिर में प्रवेश हेतु जत्था कहा गया। ठीक है, इस समूह को जत्था कहा गया जिसका उद्देश्य था केरल के इस गुरुवायूर मंदिर में प्रवेश। और यह कब हुआ था? तो यह हुआ था वर्ष 1931 से 32 के बीच में। ठीक है, तो बाकी दोनों के बारे में आप लोग ज़रूर, यदि आप में से किसी को पता हो तो बताइएगा कि सुरमा घाटी का किसान आंदोलन और तूतीकोरन की हड़तालें। फिलहाल नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषि विभाग के पिता के रूप में देखा जाता है? ए रिपन, बी मेयो, सी लिटन या फिर डी नॉर्थ ब्रुक। चलिए देखिए, 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा जो है पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो देखिए लॉर्ड मेयो ने 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की थी। इसी कारण से लॉर्ड मेयो को कृषि विभाग का जनक भी माना जाता है, या यूं कह लीजिए कि भारतीय कृषि विभाग का जनक या पिता कहा जाता है लॉर्ड मेयो को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। कब स्थापना हुई थी भारतीय कृषि विभाग की? तो यह हुई थी वर्ष 1872 में। किसने किया था? तो लॉर्ड मेयो ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट, अलीगढ़ आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? ए अल्ताफ हुसैन हाली, बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी नज़ीर अहमद या फिर डी चिराग अली। एक सेकंड रुकिए तो आप लोग। तो इसका जो यहाँ पूछा जा रहा था आपसे कि अलीगढ़ आंदोलन निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था अलीगढ़ आंदोलन से। ऑप्शन है आपके पास ए अल्ताफ हुसैन हाली, बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी नज़ीर अहमद और डी चिराग अली। थोड़ा सा ना पानी कभी कभी पीना पड़ता है। फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है वह अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित नहीं थे। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन से अल्ताफ हुसैन हाली, नज़ीर अहमद, चिराग अली और एक अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति मौलाना शिबली नोमानी संबंधित थे। कौन? तो मौलाना शिबली नोमानी। ठीक है, देखिए यह अभी छोटे छोटे नाम बता रहा हूँ। मौलाना शिबली नोमानी, अल्ताफ हुसैन अली, नज़ीर अहमद और चिराग अली, ये सभी अलीगढ़ आंदोलन के प्रमुख नेता या फिर एक सहयोगी थे अलीगढ़ आंदोलन के। और किसके सहयोगी थी? तो जो अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना जिसके द्वारा या शुरुआत जिसके द्वारा या प्रवर्तन जिसके द्वारा किया गया था, वे कौन व्यक्ति थे? वे थे सर सैयद अहमद खां। ठीक है, सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन की नींव रखी थी। इस अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य जो था वह बिल्कुल सिंपल और आसान सा था। ठीक है,
इन्होंने इस्लाम में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया था। अपने इस आंदोलन के माध्यम से मुसलमानों को पाश्चात्य संस्कृतियों से अवगत कराने और उनको पाश्चात्य संस्कृतियों या अंग्रेजी परंपराओं और अंग्रेजी संस्कृतियों से परिचित कराने का कार्य इस आंदोलन के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, और इसमें अंग्रेजी शिक्षा और ब्रिटिश सरकार का काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ के समर्थन भी किया गया था इस आंदोलन के द्वारा। थोड़ी सी बात अगर हम इनके बारे में करें, कि इनके बारे में सर सैयद अहमद खां के बारे में, तो ऐसा करते हैं जब इनके बारे में बात आएगी तब करेंगे। फिलहाल अलीगढ़ आंदोलन की बात थी तो वही जानिए। ठीक है, छोटा सा बात है। देखिए 1854 में सर सैयद अहमद खान ने कलकत्ता में एक सोसाइटी की स्थापना की थी जिसका नाम था साइंटिफिक सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी, और यह हमेशा से कांग्रेस के विरोधी रहे थे सर सैयद अहमद खान। ठीक है, तो साइंटिफिक सोसाइटी की इनके द्वारा स्थापना की गई थी जिसके माध्यम से अंग्रेजी की प्रसिद्ध पुस्तकों का हिंदी एवं उर्दू भाषा में अनुवाद किया जाता था। ठीक है, हिंदी एवं उर्दू भाषा में अनुवाद किया जाता था, जिसके माध्यम से इन्होंने क्या किया कि मुस्लिम समाज को पाश्चात्य संस्कृतियों की विचारों से अवगत करवाया था। ठीक है, आखिरकार जो मुसलमान वर्ग था वो उतना शिक्षित नहीं था उस समय, तो उनको उनकी भाषा में सारी चीज़ें उपलब्ध करवाई गई थी इस सोसाइटी या फिर इस साइंटिफिक सोसाइटी के द्वारा, जिसकी स्थापना सर सैयद अहमद खां के द्वारा 1864 ईस्वी में की गई थी। आगे चल करके इन्होंने ही मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी वर्ष 1875 में, और यही स्कूल आगे चल करके 1920 में AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहलाया था। ठीक है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल। ठीक है, देखिए सर सैयद अहमद खां और बनारस के एक राजा शिव प्रसाद सिंह, ठीक है, शिव प्रसाद सिंह को सितारे हिंद भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, शिव प्रसाद सिंह को सितारे हिंद भी कहा जाता है। तो इनके द्वारा और सर सैयद अहमद खां के द्वारा मिल करके कांग्रेस के विरोध स्वरूप एक यूनाइटेड इंडियन पैट्रियार्टिक एसोसिएशन, ठीक है, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाट्रिक एसोसिएशन की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, पैट्रियाट्रिक एसोसिएशन की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खां और जो एक बनारस के राजा थे शिव प्रसाद सिंह या सितारे हिंद। ठीक है, तो सारी चीज़ें हो गई। देखिए सर सैयद अहमद खान ने एक तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका लिखी थी जिसका अर्थ होता है सभ्यता और नैतिकता। ठीक है, तहजीब, एक बार सुन लीजिए, दोबारा इनके बारे में बात नहीं करूंगा मैं। ठीक है, तहजीब उल अखलाक, बाद में आप मत कहिएगा कि हाँ आप बताते तो हैं नहीं कुछ। ठीक है, तो सभ्यता या नैतिकता और या फिर तहजीब उल अखलाक नामक एक पत्रिका जो है वह सर सैयद अहमद खां के द्वारा प्रकाशित की गई थी। और एक और इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया था, वह था इनके द्वारा कुरान पर टीका भी लिखा गया था। ठीक है, कुरान पर टीका भी इन्होंने लिखा था सर सैयद अहमद खां जी ने। ठीक है, इन्होंने मुस्लिम समाज का आधुनिकीकरण करने में और साथ ही साथ उनके अंदर उदार संस्कृतियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास भी किया था। ठीक है, तो फिलहाल यह सारी बातें हो गई इनके बारे में। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि अमेरिकी वाणिज्यिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा वर्ष 2020 में विश्व के सबसे शक्तिशाली 100 महिलाओं की, फिर से पढ़ दे रहा हूँ, देखिए अमेरिकी वाणिज्यिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा वर्ष 2020 में विश्व के सबसे शक्तिशाली 100 महिलाओं की एक सूची जारी की गई जिसमें भारत की 3 महिलाओं को सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय महिला उस सूची में सम्मिलित नहीं है? ए. निर्मला सीतारमण, बी. रोशनी नाडर मल्होत्रा, सी. किरण मजूमदार शाह या फिर डी. इंदिरा नूई। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इंदिरा नूई जो है वह फोर्ब्स के 100 शक्तिशाली महिलाओं की वर्ष 2020 की सूची में नहीं है। ठीक है, फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2020 की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जो 3 भारतीय महिलाएं हैं वह हैं निर्मला सीतारमण, इसमें इनका स्थान है 44वां। रोशनी नाडर मल्होत्रा, इसमें इनका स्थान है 55वां, और 68वें स्थान पर हैं किरण मजूमदार शाह। ठीक है, इनका क्रम याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानते रहे निर्मला सीतारमण,
रोशनी नाडार मल्होत्रा और किरण मजूमदार शाह जो है फोर्ब्स द्वारा जारी 2020 की विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में शामिल होने वाली 3 भारतीय महिलाएं हैं। नेक्स्ट, वर्ष 2024 तक चंद्रमा की सतह पर मानव भेजने के लिए हाल ही में किस देश द्वारा आर्टेमिस मिशन 1 का प्रक्षेपण करने की घोषणा की गई? ए चीन, बी जापान, सी अमेरिका या डी रूस? चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आर्टेमिस मिशन 1 जो है यह चंद्रयान पर मानव को भेजने का प्रयास किया जा रहा है लगभग 5 दशक या 50 साल के बाद अमेरिका के द्वारा, और यह किया जाएगा वर्ष 2024 में। आर्टेमिस मिशन अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा का एक मिशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल की युवा को प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका द्वारा किड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? ए गीतांजलि राव, बी ग्रेटा थनबर्ग, सी सौम्या के राव या फिर डी एस विद्या? चलिए देखिए, भारतीय मूल की गीतांजलि राव को टाइम पत्रिका द्वारा किड ऑफ द ईयर घोषित किया गया वर्ष 2020 के लिए, और साथ ही साथ जो गीतांजलि राव जी हैं इनको अमेरिका का एक प्रतिष्ठित अवार्ड जिसका नाम है टॉप यंग साइंटिस्ट अवार्ड वह भी प्रदान किया गया। ठीक है, अमेरिका का टॉप यंग साइंटिस्ट अवार्ड के साथ साथ इनको किड ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया है। क्या नाम है इनका? तो गीतांजलि राव। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं, जहां पूछा जा रहा है कि हाल ही में मंगलेश डबराल का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? ए नृत्य, बी पत्रकारिता, सी कवि एवं लेखक या फिर डी अभिनय? चलिए देखिए, मंगलेश डबराल जो है वह कवि और लेखक थे और इनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, यह देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित लेखक हैं। ठीक है, इनके द्वारा इनकी एक कविता संग्रह हम जो देखते हैं, ठीक है, यह कविता संग्रह का नाम है हम जो देखते हैं, उसके लिए इनको यानी कि मंगलेश डबराल को जो है वर्ष 2000 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, चंद्रनगर थी एक ए ब्रिटिश कॉलोनी, बी फ्रेंच कॉलोनी, सी पुर्तगाल कॉलोनी या डी उपरोक्त में से कोई नहीं? चलिए देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। चंद्रनगर जो है वह एक फ्रेंच कॉलोनी थी, यह हुगली नदी के तट पर बसी हुई थी। ठीक है, और 1673 ईस्वी में चंद्रनगर को जो है फ्रांसीसियों द्वारा बसाया गया था। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी थी? ए मद्रास, बी मछलीपट्टनम, सी सूरत या फिर डी हुगली? चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भारत के मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी बनाई गई थी वर्ष 1600 बताइए कब? 39 में। ठीक है, हुआ क्या था कि 1639 में फ्रांसिस डे, ठीक है नाम में लिख देता हूँ, फ्रांसिस डे नामक एक अंग्रेज अधिकारी को, ठीक है, फ्रांसिस डे नामक एक अंग्रेज अधिकारी को चंद्रगिरी के राजा ने मद्रास को पट्टे पर दे दिया था। ठीक है, कब? 1639 में। आगे चल कर के यहीं पर अंग्रेजों द्वारा जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक अपने पहले किले की भी स्थापना या फिर पहले प्रेसिडेंसी की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, यह कंपनी का मुख्यालय बना वर्ष 1641 में। ठीक है, और अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी भी बन गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलो विचार करते हैं। पहला, 1500 ईस्वी में द्वितीय पुर्तगाली अभियान का नेता फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। दूसरा, नीनो डी कून्हा ने 1530 ईस्वी में सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। तीसरा, गोवा, दमन और दीव 1961 तक फ्रांसीसियों के अधिकार में रहे। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन से कथन जो है वे सही नहीं है। पहला, ए 1 और 3, बी 2, सी 2 और 3 या फिर डी उपरोक्त सभी? चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहला और तीसरा कथन जो है यह गलत है। भारत में जो पुर्तगालियों का दूसरा अभियान था उसका नेता था अल्वारेज
काब्राल। ठीक है, 1500 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वितीय अभियान का जो नेता था भारत में वह था अल्वारेज काब्राल, और गोवा, दमन एवं दीव को 1961 तक यह पुर्तगालियों के अधिकार में रही थी, न कि फ्रांसीसियों के। ठीक है, पुर्तगालियों के अधिकार में रहा था गोवा, दमन और दीव वर्ष 1961 तक। बाकी कथन नंबर 2 सही है। नीनो डी कुन्हा ने 1530 ईस्वी में अपने सरकारी कार्यालय यानी पुर्तगालियों के कार्यालय को कोचीन से गोवा में स्थानांतरित कर दिया था। नेक्स्ट अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं, जहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया। तो इसका सिंपल आंसर है, क्या ही पढ़ना इतना। ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। अभी हमारी बात हुई जस्ट ऊपर इसके एक प्रश्न 2 प्रश्न पहले। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस लैटिन अमेरिकी देश ने हाल ही में अपने देश में गर्भपात को कानूनी वैधता प्रदान की है। ए ब्राज़ील, बी अर्जेंटीना, सी पेरू या फिर डी कोलंबिया। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया के द्वारा जो है नया एक गर्भपात कानून बनाया गया, जिसके अंतर्गत 14 सप्ताह तक के गर्भपात को वैधता प्रदान कर दी गई। ठीक है, 14वें सप्ताह तक जो है कोई भी महिला गर्भपात करवा सकती है, या यूँ कहें कि एबॉर्शन करवा सकती है। ठीक है, फिलहाल थोड़ी सी बात आप लोगों से करता हूँ मैं। अभी करंट का इशू चल रहा है, एमटीपी एक्ट, अभी एमटीपी बिल है। ठीक है, एमटीपी बिल 2020 के बारे में। ठीक है, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है यह वाला तथ्य जितना महत्वपूर्ण यह है एमटीपी बिल 2020। इसके अंतर्गत बताइए, इस एमटीपी बिल 2020 के अंतर्गत जो है अभी जो कि राज्यसभा से पास हो चुका है, जल्दी राष्ट्रपति के द्वारा इसको अपनी मंजूरी प्रदान दे दी जाएगी। ठीक है, तो इसमें बताइए आप लोग कि कितने सप्ताह तक के एबॉर्शन को सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई कि आप इतने सप्ताह तक अपना गर्भपात करवा सकते हैं, और केवल मैरिड वुमेन को दी गई है या फिर अनमैरिड वुमेन को भी यह अधिकार दिया गया है। देखिए, इस कानून यानी कि एमटीपी बिल 2020 में जो है बात की गई है अनमैरिड वुमेन की। ठीक है, तो वुमेन चाहे वह मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, दोनों की बातें या दोनों के बारे में इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो पहली चीज़ पुराना बिल जो था उसमें केवल और केवल मैरिड वुमेन के बारे में बात की गई थी। अभी फ़िलहाल जो है इसमें वुमेन के बारे में बात की गई है, यानी कि वह मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। यह बहुत अच्छी बात है इस बिल की। दूसरी चीज़, जो गर्भपात के लिए अनुमति प्रदान की गई है या फिर जो एबॉर्शन की अनुमति प्रदान की गई है वह 20 सप्ताह तक दी गई है। ठीक है, 20 सप्ताह तक कोई भी महिला जो है वह एबॉर्शन करवा सकती है। ठीक है, तो ये छोटी सी बात थी, छोटा सा करंट था। कभी करंट के इशू में मिलेगा या फिर हम और आप कभी बैठेंगे करंट को डिस्कस करने के लिए कायदे से, तब इन सब के बारे में आराम से हम लोग डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, इसमें एक और कंडीशन है, 21 सप्ताह से लेकर के थोड़ा सा ना तैयार करते चलेगा, 21 सप्ताह से लेकर के 24 सप्ताह तक का भी एक प्रावधान है, जिसके अंतर्गत कुछ कंडीशंस दी जाएंगी। ठीक है, अभी सरकार ने उस रूल को नहीं दिया है। ठीक है, तो उस रूल के अंतर्गत आने वाली महिलाओं को उसके अंतर भी अपना गर्भपात वे करवा सकती हैं 21 से 24 सप्ताह की अवधि के अंदर भी। ठीक है, इस 21 से 24 सप्ताह के अंतर्गत कुछ जो है माइनर्स आ जाएंगे, कुछ रेप विक्टिम्स आ जाएंगे, या फिर कुछ जो है वह एबनॉर्मल महिलाएं आ जाएंगी। ऐसे कुछ प्रकार के कंडीशंस इसमें आएंगे जिसके लिए रूल अभी सरकार जारी करेगी। फिलहाल जो है चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारे पिछले प्रश्न का जो आंसर था वह था अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के ने जो है गर्भपात कानून को जो है वैधता प्रदान की है। इसके अंतर्गत कोई भी महिला जो है वह 14वें सप्ताह तक जो है वह गर्भपात या एबॉर्शन करवा सकती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सी विजिल 21 के संबंध में सत्य है। पहला, यह प्रत्येक 2 साल पर होने वाला देश का सबसे बड़ा समुद्री रक्षा अभ्यास है। दूसरा, इस अभ्यास का आयोजन भारतीय तटरक्षक दल द्वारा किया गया। कूट ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 तथा 2 दोनों, और डी न तो 1 न ही 2। ई दृष्टि वाले डिस्कशन में हमने इसको देखा था। ठीक है, और काफ़ी डिटेल से देखा था। तो फिलहाल इसका जो सही आंसर है क्या है वह आपको बताना है, मैं बता देता हूँ। अच्छा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, सी नहीं। ठीक है, दूसरा कथन गलत है, क्योंकि इस अभ्यास का आयोजन जो है भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया था। ठीक है, जिसमें भाग जरूर लिया था, भारतीय तटरक्षक ने भाग लिया था, भारतीय समुद्र से जुड़ी हुई अन्य एजेंसियों ने, समुद्री सुरक्षाओं से जुड़ी हुई अन्य एजेंसियों ने भी इस अभ्यास में भाग लिया था। लेकिन यह जो अभ्यास है सी विजिल 21 या सी विजिल जो है
यह भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक द्विवार्षिक अभ्यास है, ठीक है, समुद्री रक्षा से संबंधित। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में देश की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित करने की घोषणा की गई? ए आंध्र प्रदेश में, बी तेलंगाना में, सी गुजरात में या फिर डी हिमाचल प्रदेश में। चलिए देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में जो है वह भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, ठीक है। अब हम लोग भी लिथियम आयन बैटरी बनाने लगेंगे। नेक्स्ट, कोविड-19 महामारी के दौरान घर से काम कर रहे करोड़ों कर्मचारियों के लिए, ध्यान दीजिएगा यह प्रश्न थोड़ा महत्वपूर्ण है, उत्तम सुविधा सुनिश्चित किए जाने तथा उन्हें संरक्षण प्रदान करने जैसे प्रावधानों पर जोर देते हुए वर्किंग फ्रॉम होम फ्रॉम इनविजिबिलिटी टू डिसेंट वर्क, ठीक है, वर्किंग फ्रॉम होम फ्रॉम इनविजिबिलिटी टू डिसेंट वर्क रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया? ए विश्व बैंक, बी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या ILO, सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF या फिर डी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, ठीक है। रिपोर्ट का नाम एक बार पढ़ लीजिए आप लोग, वर्किंग फ्रॉम होम फ्रॉम इलिजिबिलिटी टू डिसेंट वर्क। उद्देश्य क्या था? तो जो कर्मचारी घर से काम कर रहे थे उनके लिए किस प्रकार का जो है सुविधा दिया जा रहा था कंपनियों के द्वारा, और उन्हें किस प्रकार उनके वर्क को लेकर के संरक्षण प्रदान किया गया था, वर्किंग कंडीशंस को लेकर के, कि ऐसा नहीं हो समस्या आएगी तो आपको निकाल देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की जो है जांच या फिर इस प्रकार की यह रिपोर्ट थी, ठीक है। तो फिलहाल यह रिपोर्ट जारी की गई थी ILO के द्वारा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने वर्किंग फ्रॉम होम फ्रॉम इनविजिबिलिटी टू डिसेंट वर्क रिपोर्ट को जारी किया था, ठीक है। इस रिपोर्ट में क्या था यह आपको बता दिया गया है। बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO के बारे में। अभी हाल ही में EPFO का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए, ILO की स्थापना वर्ष 1919 में की गई थी और भारत इसका संस्थापक सदस्यों में से एक है, ठीक है। भारत जो है वह ILO के संस्थापक सदस्यों में से एक है, बस इतना जानिए और इतना ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2020, कभी कभी लिख देता है क्या इमिशन गैप रिपोर्ट, कहाँ लिखा है भाई? हाँ, ग्लोबल कार्बन इमिशन इन 2020 इमिशन गैप रिपोर्ट 2020, उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2020, या कभी कभी हिंदी में भी इसको लिख देता है इमिशन गैप रिपोर्ट 2020। तो बताइए यह कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, UNEP के द्वारा इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के माध्यम से, ठीक। तो अब बताइए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2020 जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में 2020 में वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में गिरावट हो सकती है। ए 10% तक की, बी 15% तक की, सी 7% तक की, या डी 18% तक की। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 7% तक की वैश्विक ग्लोबल कार्बन इमिशन में कमी हो सकती है 2019 की तुलना में 2020 में। ऐसा इमिशन गैप UNEP की इमिशन गैप रिपोर्ट 2020 में दावा किया जा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोविड-19 में सब जगह लगभग लॉकडाउन लग गया था। नेक्स्ट, आम लोगों के बीच अग्निशमन सुरक्षा से संबंधित उपायों पर जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ए उड़ीसा, बी कर्नाटक, सी गोवा या फिर डी झारखंड। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, उड़ीसा में इस प्रकार का फायर पार्क का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्देश्य है आम लोगों के बीच में अगर कभी आग लग जाए तो उससे किस प्रकार से हम लोग बच सकते हैं, इस सभी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस फायर पार्क की स्थापना की जा रही है, या उद्घाटन कर दिया गया है, ठीक है, कर दिया गया है इसका स्थापना। नेक्स्ट, 12 से 16 जनवरी 2021 के मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 24वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस वर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मुख्य विषय वस्तु थी ए युवा उत्साह नए भारत का, बी युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति, सी युवा ही भविष्य है, या डी युवा एवं नैतिक चेतना। चलिए,
फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस वर्ष जो है भारत राष्ट्रीय युवा महोत्सव 24वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की जो थीम थी वह थी युवा उत्साह नए भारत का। ठीक है, इसका आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 12 से 16 जनवरी के मध्य आयोजित किया गया था। ठीक, करंट अफेयर्स में इसके बारे में बात हुई है हमारी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक बांध पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा? ए ओंकारेश्वर बांध, बी ताप्ती बांध, सी पतरातू डैम या फिर डी हीराकुंड बांध। चलिए देखिए, मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर स्थित ओमकारेश्वर बांध पर जो है विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट होता क्या है? तो देखिए, पानी के ऊपर जैसे आप देखते हैं सोलर पैनल्स को छत पर लगा दिया जाता है सामान्यतया, लेकिन इन फ्लोटिंग सोलर पैनल को क्या किया जाता है? इनको पानी की सतह पर बिछा दिया जाता है या सेट कर दिया जाता है। मान लीजिए यहाँ पानी है तो इसकी सतह पर जो है इस प्रकार से इनको बिछा दिया जाएगा। इससे क्या होगा? तो कृषि वाली भूमि होगी उनका भी उपयोग कम न्यूनतम होगा, पानी का वाष्पीकरण कम हो जाएगा, तो दो काम एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, और बिजली तो बन ही जाएगी। तो इस प्रकार का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर स्थित ओमकारेश्वर बांध पर बनाया जा रहा है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, कहाँ पर है यह मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर बांध? तो यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। ठीक है, जो लोग पीसीएस परीक्षा देने वाले मध्य प्रदेश की उनके लिए बता दूँ। नेक्स्ट, निम्न पर विचार करें। पहला करतार सिंह सराभा, दूसरा मैडम भीकाजी कामा, तीसरा रामचंद्र और चौथा भाई परमानंद। आपको बताना है कि उपयुक्त में से किसका संबंध गदर पार्टी से था? ए 1, 2 तथा 3, बी 2, 3, 4, सी 1 तथा 4 या फिर डी उपयुक्त सभी। चलिए देखिए, इन चारों का संबंध जो है गदर पार्टी से था। ठीक है, गदर पार्टी क्या थी, क्यों बनी थी? देखिए, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय क्रांतिकारियों को सहयोग प्रदान करने के लिए इस संस्था की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्या नाम था इसका? गदर पार्टी। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1913 में। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस प्रकार के पार्टी की स्थापना की गई थी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, और ये सभी लोग जो है वह इस पार्टी से संबंधित थे, जिनके नाम मैं फिर से ले दे रहा हूँ। करतार सिंह सराभा, मैडम भीकाजी कामा, रामचंद्र और भाई परमानंद। नेक्स्ट, अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं, जहाँ पूछा जा रहा है कि गांधी जी द्वारा स्थापित ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन का प्रमुख उद्देश्य था? ए हथकरघा उद्योग को पुनर्जीवित करना, बी कृषि एवं किसानों की दशा में सुधार करना, सी हरिजनों का उत्थान करना या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हथकरघा उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए गांधी जी के द्वारा ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन जो था गांधी जी द्वारा स्थापित किया गया था, उसका जो प्रमुख उद्देश्य था वह था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को पुनर्जीवित करना। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं, जहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जहांगीर काल का चित्रकार नहीं है? ए अबुल हसन, बी मीर सैयद अली, सी मोहम्मद नादिर या फिर डी अकार रिजा। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मीर सैयद अली जो है वह जहांगीर काल के चित्रकार नहीं थे। अबुल हसन, मोहम्मद नाजिर और अकार रजा, यह सभी जो है जहांगीर के समय के चित्रकार थे। ठीक है, मीर सैयद अली किसके समय के थे, ये ज़रा कमेंट करके बताइए तो। नेक्स्ट, जैन ग्रंथों में उत्तर प्रदेश के किस शहर को 5 तीर्थंकरों की भूमि बताया गया है? ए इलाहाबाद, बी सीतापुर, सी अयोध्या या फिर डी कुशीनगर। चलिए देखिए, जैन ग्रंथों में अयोध्या को 5 तीर्थंकरों की भूमि बताया गया है। ठीक है, जैन धर्म अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो बताइए क्यों ऐसा बताया गया है। ठीक है, थोड़ी मेहनत आप लोग कीजिए। ठीक है, या फिर कमेंट डालेंगे तो मैं जवाब भी दे देता हूँ। आप लोग कमेंट तो करिए, प्रश्न तो पूछिए। ठीक है, खाली रहता हूँ मैं 10 से 11 आप लोगों को बोला हूँ, आराम से व्हाट्सएप करिए, आराम से कॉल करिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 10 से 11 रात के, दिन में नहीं। और अभी होली के टाइम तो मत करिएगा भाई आप लोग। ठीक है, अरे अपना भी त्यौहार है।
फिलहाल निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? और हाँ, एक बार कर लीजिए, 2 बार मत करिए। एक बार कॉल कर लीजिए, उठा उठा, नहीं उठा तो धैर्य रखिए। मैं जैसे ही फ़ोन के पास आऊँगा तुरंत आपको कॉल करूँगा, ठीक है? चलिए, इन बताइए यहाँ पर युगों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? पहला, ए सीआर फार्मूला जुलाई 1945, बी वेवेल योजना जून 1945, सी वर्धा प्रस्ताव जुलाई 1942, सी कैबिनेट मिशन मार्च 1946। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। सीआर फार्मूला को जुलाई 1945 में नहीं, सीआर फार्मूला को जो है दिया गया था जुलाई 1944 में। एग्जैक्ट डेट की बात करूं तो 10 जुलाई 1944 को सी राजगोपालाचारी के द्वारा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते हेतु एक सुझाव या एक प्रस्ताव दिया गया था, जिसको सीआर फार्मूला कहा गया, और यह दिया गया था 10 जुलाई 1944 को, ठीक है? बाकी अन्य सभी कथन सही हैं। वेवेल योजना जून 1945 में प्रस्तुत की गई थी, वर्धा प्रस्ताव को जुलाई 1942 में प्रस्तुत किया गया था, और कैबिनेट मिशन को कैबिनेट मिशन जो है वह मार्च 1946 में भारत आया था, ठीक है? भारत आया था कि यह प्रस्तावित किया गया था, ज़रा बताइए, तो मैं कन्फ्यूज हो गया हूँ। नेक्स्ट, कार्नवालिस के सुधारों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? ए इसने कंपनी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की, बी भारतीयों के लिए सेवाओं के द्वार खोले, सी कंपनी के खर्चों में कमी की, डी कानूनों को संग्रहित किया। चल, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? भारतीयों के लिए सेवाओं के द्वार जो है वह कार्नवालिस के द्वारा नहीं खोले गए थे, इतना दिमाग में रख लीजिए, ठीक है? बाकी इसने सभी काम किए, कंपनी के कर्मचारियों के में वृद्धि कर दी, कंपनी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि कर दी, ताकि उनके द्वारा जो है इधर उधर से पैसे कमाया ना जाए, ठीक है? और साथ ही साथ इसने कंपनी के खर्चों में भी कमी की, और भारतीय कानूनों को संग्रहित करने का कार्य भी लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा किया गया था, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न पर थोड़ा सा और बात कर लें क्या कार्नवालिस के बारे में? चलिए, आया है तो बात कर लेते हैं, ठीक है? देखिए, कार्नवालिस का जो समय था वह था, या कार्नवालिस जो है कब से कब तक हमारा वायसराय बना रहा या फिर गवर्नर जनरल बना रहा, तो यह था 1746 से लेकर के कार्नवालिस का जो समय काल था वह था 1793 तक का, ठीक है? और इसके बाद यह दोबारा आया था 1805 में, इसको गवर्नर जनरल बना करके भारत भेजा गया था, और बाद में इसकी तब मृत्यु भी हो गई थी 1805 में ही। फिलहाल बात करते हैं हम इसके द्वारा किए गए कुछ कार्यों के बारे में। देखिए, इसने किया क्या कि जिले की जो समस्त शक्तियां हैं वह उठा करके डीएम के हाथ में दे दी, ठीक है? यानी कि जिला कलेक्टर को सौंप दी, ठीक है? चाहे वह लॉ की शक्तियाँ या कानून की शक्ति हो या फिर राजस्व की शक्ति हो, इन सब में इसने सारी शक्तियाँ एकीकृत करके डीएम को सौंप दी, ठीक है? इसी कार्नवालिस के समय में ही तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92 के मध्य, और आगे चल कर के 1792 में ही श्रीरंगपट्टनम की संधि भी हुई थी, जिसके कारण टीपू सुल्तान का साम्राज्य पूरी तरीके से कमज़ोर हो गया था, ठीक है? श्रीरंगपट्टनम की संधि भी हुई थी, और इसी संधि के परिणाम स्वरूप इसके द्वारा एक कथन भी कहा गया था कि हमने अपने शत्रु को कमज़ोर करने के साथ साथ मित्रों को भी ताकतवर नहीं होने दिया, ठीक है? आगे इसके द्वारा कुछ अन्य सुधार किए गए। इसने कार्नवालिस कोड का भी निर्माण किया 1793 में, ठीक है? और इसके माध्यम से इसने अनेक न्यायिक सुधारों को लागू किया, ठीक है? हुआ क्या था कि कार्नवालिस संहिता या फिर कार्नवालिस कोड में विभिन्न प्रकार के न्यायिक सुधारों का उल्लेख किया गया था। न्यायिक विभाग को, यानी कि जो न्याय का विभाग था, उसको राजस्व विभाग से इसके द्वारा अलग कर दिया गया था। पहले डीएम को ही न्यायिक अधिकारी भी कहा जाता था, तो उससे जो है न्याय की शक्तियाँ छीन ली गई थी। न्याय विभाग अलग हो गया और राजस्व विभाग वह अलग हो गया। ऐसा किसके द्वारा किया गया था? तो ऐसा कार्नवालिस के द्वारा किया गया था, ठीक है? पहले डीएम और अधिक शक्तिशाली था, उसके पास न्याय की शक्ति, राजस्व की शक्ति और पुलिस तीनों की शक्तियाँ थी, ठीक है? फिलहाल आगे चल करके इसने भारत में जो न्यायाधीश, जो जिला फौजदारी जो न्यायालय हुआ करते थे, भारतीय न्यायाधीश जिसमें नियुक्त होते थे, उनको समाप्त कर दिया और 4 सर्किट कोर्ट की स्थापना कर दी, ठीक है? 4 सर्किट कोर्ट की स्थापना कर दी। ये चारों जो सर्किट कोर्ट थे यह क्रमशः कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद
और पटना में थे। ठीक है, 4 सर्किट कोर्ट कहाँ थे? जिले के फौजदारी विभागों को, फौजदारी न्यायालयों को समाप्त करके कॉर्नवालिस के द्वारा 4 सर्किट कोर्ट की स्थापना की गई थी। एक कलकत्ता में, एक ढाका में, एक मुर्शिदाबाद में और एक पटना में। ठीक है, कॉर्नवालिस के द्वारा ही बंगाल में स्थायी बंदोबस्त पद्धति को लागू किया गया था वर्ष 1793 में। आगे चल कर के इसके द्वारा जो है भारतीय सिविल सेवाओं या फिर भारतीय नागरिक सेवाओं की शुरुआत की गई थी। ठीक है, क्या इस आधार पर? तो यूरोपीकरण के आधार पर। ठीक है, यूरोप के आधार पर, या यूँ कह लीजिए तो ऐसे कह सकते हैं कि इसके द्वारा प्रशासन का यूरोपीकरण किया गया और सिविल सेवाओं को प्रारंभ किया गया। इसी कारण कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक या फिर नागरिक सेवाओं का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चल करके इसको पुलिस व्यवस्था का भी जनक कहा गया। ठीक है, क्यों? कॉर्नवालिस कोड बनाया भाई। ठीक है, और यह ऐसा एकमात्र गवर्नर है जिसकी समाधि जो है वह भारत में स्थित है। कहाँ पर? तो भारत के गाजीपुर में कॉर्नवालिस की समाधि स्थित है। ठीक है, सारी बातें हो गई। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जहाँ पूछा जा रहा है कि इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन ITUF की स्थापना की गई थी। ए. VV गिरी द्वारा, B. NM जोशी द्वारा, C. लाला लाजपत राय द्वारा या D. जोसेफ बैप्टिस्टा के द्वारा। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर B। ठीक है, NM जोशी के द्वारा जो है इंडियन यूनियन ट्रेड फेडरेशन की स्थापना की गई थी। देखिए, हुआ क्या था कि जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस थी उसका जो है पहली बार जब विभाजन हुआ तो वह विभाजन समय था वर्ष 1929 का। ठीक है, ऐसे समझिए कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन हो गया 1929 में और इसी से निकल करके इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन हुआ। ठीक है, जिसकी स्थापना जो है NM जोशी के द्वारा की गई थी। ठीक है, या गठन किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में कौन एक आंधी का देवता था? A. मरुत, B. अश्विन, C. मित्र या फिर D. उषा। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर A। मरुत को जो है ऋग्वैदिक काल में आंधियों का देवता कहा जाता था। नेक्स्ट, रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया प्रमुख कृतियां हैं। A. केशव की, B. मतीराम की, C. रसखान की या फिर D. सेनापति की। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर A। ठीक है, केशव दास की ये सभी रचनाएं हैं, रामचंद्रिका और रसिक प्रिया। ठीक है, यह एक रीतिकालीन कवि थे। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न इस लेक्चर का, जहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सेंट्रल असेंबली में अप्रैल 1929 में बम फेंका था? पहला भगत सिंह, दूसरा सुखदेव, तीसरा राजगुरु और चौथा बटुकेश्वर दत्त। कूट की सहायता से आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है A 1 और 2, B 2 और 3, C 1 और 3 या फिर D 1 और 4। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर D 1 और 4। अप्रैल 1929 में सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी के द्वारा। तो फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए अपने अन्य मित्रों के साथ। कुछ और लोगों को जोड़िए जिससे हम थोड़ा सा ग्रोथ करें ताकि आपके लिए और अच्छा कर सके। तो थोड़ा सा ध्यान आप लोग भी दीजिए। तो फिलहाल चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।